Assalamu alaikum. I'm Mirza Zuhair Beg and you are watching my channel about zoology। और आज हम जो है वो देखेंगे कि zoology का नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 15 है हमारा। और हमारे चैप्टर का नाम है हेक्सापोडा एंड मीरियापोडा। मारियापोडा या हेक्सापोडा जो है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो है कुछ सिस्टम जैसे कि एक्सक्रीशन कैसे होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली हमने देखना है और उसके बाद जो है इसके अंदर केमिकल रेगुलेशन देखनी है और लास्ट में हमने फिरोमोन्स की खास तौर पे बात करनी है कि मेटामॉर्फोसिस कैसे होती है, एक्डाइसिस कैसे होती है, फिरोमोन्स जो हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या रोल होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो ये है कि ये जितने भी हेक्सापोड्स हैं, 6 फुटेड या 6 लेग्स वाले जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे जब इनके हवाले से एक्सक्रीशन देखते हैं तो इनके अंदर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो है ख़ास तौर पे इनमें प्रेजेंट है और उसके साथ रेक्टम जो है वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पे एक्ट करती है। मालफिजियन ट्यूब्यूल हमेशा इनके अंदर जो है वो ब्लाइंड एंडिंग होती है, मतलब वो क्लोज एंड होती है और इन इन द हीमोसील हीमोसील के अंदर जो है वो एज इट इज प्रेजेंट है और वो हमेशा ओपन होती है। दे ओपन इनटू द गट एट द जंक्शन। वो हमेशा ओपन होती है उस जंक्शन पर जहाँ पर मिड गट जो है वो हाइंड गट के साथ कनेक्टेड होती है। मालफिजियन ट्यूब्यूल जो है किसी भी इंसेक्ट के अंदर खास तौर पे जब टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड में देखते हैं तो वो हमेशा जो है वो ऐसी स्ट्रक्चर है, एक्सटीरियर स्ट्रक्चर जो कि जिनके थ्रू जो है वो आप कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से एलिमिनेट करते हैं किया जाता है। और उसके अलावा जो हीमोलिम्फ होता है, जो इसका ब्लड होता है इस इंसेक्ट का, उस ब्लड के अंदर जितने भी सल्यूट्स होते हैं, वेस्ट होते हैं, वो भी इसी मालफिजियन ट्यूब्यूल एक्सटीरियर स्ट्रक्चर के थ्रू ही बॉडी से एक्सक्रीट किए जाते हैं। अ, अगर हम देखें तो इनमें एक ख़ास स्ट्रक्चर होती है इन एनिमल्स में, उन्हें माइक्रोविलाई बोलते हैं। माइक्रोविलाई बेसिकली जो सेल्स हैं, जो कि इनकी बॉडी के सेल्स हैं, उनकी सेल्स की इनर जो लाइनिंग है वो माइक्रोविलाई से कवर होती है। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो हमेशा ये जो जितना भी रीजन है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स का, इनके अंदर बाहर से साइडों से साइडों से जो रीजन होता है वहाँ से कहा जाता है कि आयन जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इनटू द ट्यूब्यूल्स। वो ट्यूब्यूल्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वाटर जब आता है तो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर तो वो हमेशा डिफ्यूजन के थ्रू आता है। लेकिन यूरिक एसिड जो है वो सिक्रीट किया जाता है इनटू द ट्यूब्यूल। इट इज देन ट्रांसफर इनटू द गट और वो वहाँ से जो है वो गट की तरफ मूव कर जाता है बिकॉज मालफिजियन ट्यूब्यूल्स एंड कनेक्टेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक। ये इंसेक्ट्स वाहिद ऐसा ग्रुप है कि जिनके अंदर एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है और डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी वेस्ट और डाइजेस्टिव वेस्ट वो एक ही पोर के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं। दीज आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट that have common opening both for the excretory and you can say that digestive waste। सो यूरिक एसिड जो है अमूमन इनकी बॉडी से खारिज होता है और वो जो है वो गट में ट्रांसफर किया जाता है। गट से हाइंड गट से होता हुआ वो रेक्टम रीजन में पहुंचता है। रेक्टम वो पार्ट है जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो होती है। और फाइनली जो यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स हैं वो बॉडी से एनस के थ्रू एलिमिनेट कर दी जाती हैं। सो दिस वन इज अबाउट द एक्सक्रीशन इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। फॉर एग्जांपल हियर इज एन इंसेक्ट। यहाँ पर ये इंसेक्ट्स हैं और इन इंसेक्ट्स की बॉडी में यहाँ पर देखिए तो आपको ये मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो नजर आ रही होंगी हीमोलिम्फ के अंदर। ये जो इनकी बॉडी कैविटी हीमोसील के और हीमोलिम्फ के जो है वो तो प्रॉपर इसमें एक्सक्रीज जो है वो जो ब्लड है, लाइक ये देखें ये मिड गेट है और ये हाइंड गेट है। इन दोनों कनेक्शन, ये कनेक्शन पॉइंट है एंड दिस कनेक्शन पॉइंट फॉर्म दीज क्लोज और ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्स एंड दीज ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज अ मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। हियर इज द प्रेजेंस ऑफ एनस। इसी के थ्रू जो है वो वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिक एसिड और फीसिस जो बॉडी से बाहर निकलते हैं। हीमोलिम्फ जो है ये जो रेक्टम का रीजन होता है, इट इज दिस वन इज अ रेक्टम। और रेक्टम का काम होता है कि एक्स्ट्रा जो साल्ट होता है और वाटर होता है उसको जो है वो आप कह सकते हैं कि वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर ले जाता है। हीमोलिम्फ जो है उसे रीअब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन यही हीमोलिम्फ जो ब्लड होता है उसकी बॉडी में क्योंकि इनके अंदर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सो द ब्लड डजंट नॉट फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल। तो हीमोलिम्फ जो साइडों में मौजूद होगा वहाँ से साल्ट होगा या यूरिक एसिड वेस्ट होगा, उसके अलावा वाटर होगा, वो इन ट्यूब्यूल्स के अंदर मूव कर जाएगा। आपको बताएगा साल्ट एक्टिवली, जबकि जो वाटर वगैरह है वो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से मूव करते हैं इनसाइड द these malphizian tubules where from these enter into the hind gut। so excretory products हैं, कहते हैं कि क्यों ये excretory products
करते हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाई द इंसेक्ट्स एक्सक्रीट द यूरिक एसिड? और ख़ास उसकी वजह ये है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज़म जो है उन्होंने सबसे पहले अपनी बॉडी में वाटर कंज़र्व करना होता है। उन्हें पानी की शॉर्टेज का सामना होता है, शॉर्टेज से बचने के लिए हमेशा वो वेस्ट मटेरियल रिलीज़ करते हैं जिसकी लॉस करने के लिए कम से कम पानी जो है वो दरकार होता है। बट एनर्जी इज़ वेस्टेज इन द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिक एसिड। हाँ, ये ज़रूर है कि इस प्रोसेस में कुछ नुकसानात भी हैं, फ़ायदे के साथ-साथ कि कुछ एनर्जी ज़ाया ज़रूर होती है जब अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है एक लेस टॉक्सिक यूरिक एसिड की फॉर्म में। हाफ ऑफ द एनर्जी इज़ यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इन एक्वेटिक इंसेक्ट्स। इसकी बजाय जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके उनके अंदर जो है वो एज़ कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं, वो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है। The second topic or next to the excretion in case of insects और hexapod जो है उसे हम केमिकल रेगुलेशन कहते हैं। केमिकल रेगुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है हार्मोन्स। हार्मोन्स हम देखेंगे कि क्या-क्या रोल होते हैं इन insects के अंदर। The endocrine system control many physiological function of insects. These function are cuticular sclerotization, there is a tanning process, layering of the covering on the you can say that ऑन द अपर आउटरमोस्ट एक्सोस्केलेटन। ऑस्मोरेगुलेशन में इसका रोल होता है। हार्मोन्स जो हैं वो ऑस्मोरेगुलेशन करवाते हैं, एग मैच्योरेशन में रोल प्ले करते हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, गट पेरिस्टालसिस जो है और हार्ट बीट जो है वो इनके अंदर कंट्रोल करता है हार्मोन्स। कंट्रोल ऑफ डायसिस बाय हार्मोन्स। चलिए देखते हैं कि कैसे एक डायसिस को जो है वो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। वो कौन-कौन से हार्मोन है, किस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से गुजर के जो है इसमें शेडिंग ऑफ द आउटर मोस्ट एक्सोस्केलेटन होती है। This periodically shedding of exoskeleton is called as ecdysis or molting. So ecdysis is under neuroendocrine control. दो endocrine glands हैं जो प्रेजेंट होते हैं बिलो द सब इसोफेजियल गैंग्लियन, दैट मीन वो गैंग्लियन जो कि इसोफेगस से थोड़ी नीचे होते हैं। So chemical regulation में these glands are corpora allata and the prothoracic glands. So these are the two glands, corpora allata and prothoracic glands. So these gland control different activities. For example, हम अगर उन प्रोसेसेस को देखें तो वो सिक्रीशंस एंड रेगुलेशन ऑफ एक्टाइसिस को कंट्रोल करते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ सब एसोफेजियल गैंग्लियन सिंथेसाइज एक्साइटोट्रोपिन। Ecdysotropin hormone is then transferred to corpora cardiaca. सब एसोफेजियल गैंग्लियन जो है वो डायसोट्रोपिन सिक्रीट करनी है। डायसोट्रोपिन जो है वो कार्पोरा कार्डियका को एक्टिवेट करता है। कार्पोरा कार्डियका जन जो है वो थ्रेकोट्रोपिक जो है हार्मोन को एक्टिवेट करता है। थ्रेकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो देन ग्लैंड को प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और प्रोथोरेसिक ग्लैंड वो होता है जो एक्डाइसोन सिक्रीट करता है एंड एक्डाइसोन is the hormone that involved in ecdysis. Ecdysis initiates the reabsorption of inner portion of procuticle. इसमें ये होता है कि जो procuticle का inner portion है वो reabsorb हो जाता है और inner because the exoskeleton have two layers. The upper layer is called the epicuticle and the lower layer of the exoskeleton is called procuticle. वो reabsorb होती है और इसी तरह नई exoskeleton जो है उसके बनने का अमल भी शुरू हो जाता है जब पुराने वाली exoskeleton जो है उसकी शेडिंग हो रही होती है। Other hormones are also involved in ecdysis. These hormones control the recycling of material absorbed from the procuticle, changes in metabolic rates, and pigments deposition. So, what is the role of hormone in metamorphosis? इससे पहले हमने देखा कि कैसे ecdysis होती है, वो कौन से हार्मोन्स हैं जो ecdysis करते हैं। अब हमने देखना है कि मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस हमने इससे पहले टॉपिक डिस्कस किया है और उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होना, एक डेवलपमेंटल स्टेज से दूसरी डेवलपमेंटल स्टेज में चेंज होना, उसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। सो हाउ दे कैन बी मेटामॉर्फोज? द कार्पोरा अलाटा रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ जुवेनाइल हार्मोन। बेसिकली वो एक जुवेनाइल हार्मोन प्रोड्यूस करता है इन इमेच्योर स्टेज। द अमाउंट ऑफ जुवेनाइल हार्मोन ये डिटरमिन करता है कि उसकी कौन सी स्टेज है। अगर फॉर एग्जांपल बहुत ही लार्ज कंसंट्रेशन है तो डेफिनेटली वो जुवेनाइल हार्मोन जो है वो मोल्टिंग करेगा और उस मोल्टिंग के नतीजे में वो सेकंड इमेच्योर लार्वा स्टेज होगी। इसके बाद जो है अगर उसके जुवेनाइल हार्मोन की कंसंट्रेशन थोड़ी कम होगी, इस लार्ज कंसंट्रेशन के बाद चूंकि अमाउंट कम हो जाती है तो इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन के दौरान वो थर्ड सेकंड अगेन मोल्टिंग करेगा और उस मोल्टिंग से थर्ड इमेच्योर स्टेज डेवलप करेगी। देन वेरी लो अमाउंट जब हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा लेवल डिक्रीज कर जाएगा इस जुवेनाइल हार्मोन का, तो देन डेफिनेटली क्या होगा कि वो
उसके नतीजे में वो अडल्ट फॉर्मेशन होगी, वो अडल्ट हो जाएगा और वो जानदार जब अडल्ट बन जाएगा तो ये जो लो लेवल ऑफ दिस हार्मोन्स है ये डीजनरेशन ऑफ प्रोथ्रेसिक ग्लैंड भी करता है। जब आपने अभी पढ़ा है कि प्रोथ्रेसिक ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसने एक डायसोन प्रोड्यूस करना है। दैट मीन कि जब एक जानदार एक एडल्ट हो जाता है तो देन उसके बाद एक डायसिस का प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और उसकी वजह ये है कि दोनों हार्मोन जो है एक हार्मोन दूसरे के ऊपर इफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने अभी बता दिया है कि जुवेनाइल हार्मोन की वेरी लो अमाउंट जो है वो प्रोथ्रेसिक ग्लैंड को रिलीज होने से रोकती है। जब वो नहीं निकलेगा तो एक डायसोन नहीं निकलेगा, जब एक डायसोन नहीं निकलेगा तो एक डायसिस भी नहीं होगी। Therefore, molt is stopped in the most of the adult insects, but the level of juvenile hormone increases again after the final molt. Now it promotes development of accessory sexual organs, yolk synthesis, and egg maturation. The next question is pheromones. Very very important long question. ये बड़े अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे। बेसिकली pheromones होते क्या हैं? These are the chemical that are released from one animal and they change the behavior, they change the physiology of the other member of same species. Is called as the pheromone. Many different insects uses pheromones. Pheromones are much specific. An isomer of a pheromone is ineffective in initiating a response. Wind or water carry pheromone several kilometer away. ये हवा और पानी जो है ये वो एजेंट्स हैं वो एड देते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज फिरोमोन्स, जिसकी वजह से एक जगह पर मौजूद जो एक स्पीशी है उसी की जो दूसरी स्पीशी है किसी और जगह पर मौजूद तो उस तक भी ये फिरोमोन्स हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं। एंड दीज फिरोमोन्स परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस एंड वन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म shows the different responses against these pheromones. So what kind of responses or what kind of pheromones, pheromonal effect from the one organism to another organism. For example, यहाँ पर आपको इंसेक्ट बॉडी दिखाई गई है, उसकी एनाटॉमी, उस एनाटॉमी के अंदर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं वो दिखाई गए हैं। वो इनके यहाँ पर ब्रेन है और ब्रेन के अंदर ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं। न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, एक तरफ कार्पोरा कार्डियकम है और दूसरी तरफ कार्पोरा लट्टा यहाँ पर मौजूद है। कार्पोरा लट्टा और कार्पोरा कार्डिका, और यहाँ से ये जैसे कि ये आपको बताया था कार्पोरा जो अलाटा है वो सिग्नल देता है देन प्रोथ्रेसिक ग्लैंड को, और प्रोथ्रेसिक ग्लैंड जो है वो हमने पढ़ा था कि वो एक डायस्टोन प्रोड्यूस करता है। जबकि यहाँ से दूसरी तरफ से जो सिग्नल आता है वो ये है कि ये जो कार्पोरा अलाटा होता है वो क्या करता है, वो सिग्नल देता है जुवेनाइल हार्मोन को, और जुवेनाइल हार्मोन जो है वो फिर मोल्टिंग में इन्वॉल्व होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कार यहाँ से जो हमारे कार्पोरा लाटा ने यहाँ पर जुवेनाइल हार्मोन को एक्टिवेट करना है, लेकिन कार्पोरा कार्डिका ने जो है वो प्रोथ्रेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट करके एक डायसोन प्रोड्यूस करना है। सो दिस वन इज अबाउट द यू कैन से दैट this one is about the chemical regulation in insects. So what are the functions of insects pheromones? For example, first kind of pheromones, sex pheromones. Sex pheromones वो होते हैं एक एक इंसेक्ट से निकलने वाले या एक जानदार से निकलने वाले ऐसे केमिकल्स जो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द मेटिंग पर्पस, टू अट्रैक्ट द सेक्सुअल परफॉर्मेंस, और उसके लिए वो अट्रैक्ट करते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं और बाकियों की सेक्सुअल मैच्योरेशन को रोकते भी हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल मोच है, ये एक फीमेल है और अगर आप देखें तो ये इसकी बॉडी से यहाँ से ये केमिकल निकल रहा है और इसे हम फिरोमोन बोलते हैं। ये फिरोमोन जो है फीमेल रिलीज करती है और इस तरह मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दिस वन इज अ मेल, और ये मेल इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर मेटिंग प्रोसेस परफॉर्म करता है। कास्ट रेगुलेशन फिरोमोन्स एक ऐसी फिरोमोन्स है जो खास तौर पे हनी बीज के अंदर देखी जाती है कि हनी बीज के अंदर जो है वो केमिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली वो कास्ट को रेगुलेट करते हैं, वो डिवीजन करते हैं, ड्रोन्स को, वर्कर्स को, क्वीन को, इन सब को जो है वो डिवाइड कर देते हैं। दीज आर यूज बाय सोशल इंसेक्ट्स टू कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन द कॉलोनी। द फीमेल बी फीड द लार्वा विद रॉयल जेली। जाहिर सी बात है वो रॉयल जेली पे डिपेंडेंट होगी और अपने लार्वास को खिलाएगी। द अमाउंट ऑफ रॉयल जेली, जितनी ज़्यादा रॉयल जेली कोई खा लेगी वो देन जो है वो मतलब वर्कर जो है उसे क्वीन बन जाएगी। यानी अगर वो कम रॉयल जेली मिलेगी एक न्यूली डेवलपिंग जो लार्वा होता है तो वो वर्कर बन जाएगी, और अगर वो ज़्यादा मिल गई तो वो क्वीन बन सकती है। एग्रीगेशन फिरोमोन्स, फंक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फिरोमोन्स हैं, दीज आर यूज्ड टू अट्रैक्ट इंडिविजुअल और फीडिंग और मेटिंग साइट्स।
अमूमन एग्रीगेशन फेरोमोन्स जो भी होती है, ये होता है कि एक जगह पे इकट्ठे होना, और ये वो फेरोमोन्स होते हैं जो एक जानदार जो है वो कहीं पर छोड़ता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और देन उसी जगह पर दूसरे इंसेक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। ये फूड पर्पज़ के लिए हो सकता है एग्रीगेशन फेरोमोन्स हैं, या ये मेटिंग पर्पज़ के लिए हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टेन बार्क बीटल्स एग्रीगेट ऑन पाइन ट्रीज़ ड्यूरिंग एन अटैक ऑन अ ट्री। ये एक ट्री है और इस ट्री के ऊपर बहुत सारी बीटल्स हैं, ये इकट्ठी हुई हैं, और इनके इकट्ठे होने को हम एग्रीगेशन फेरोमोन्स कहते हैं। अलार्म फेरोमोन्स दीज़ आर यूज्ड टू वार्न अदर इंडिविजुअल ऑफ danger. It causes orientation toward the pheromone source and stimulate insects to attack or flight. अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो शहद की मक्खियों के छत्ते का हाथ देते लगाते हैं या कोई चीज़ लगाते हैं, तो शहद की मक्खियाँ उसके पीछे चढ़ जाती हैं। वो जो शहद की मक्खियों का पीछे आना है वो एक्चुअली अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि वो ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि एक जो है वो दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और फॉर एग्जांपल स्टिंग फ्रॉम वन बी अलार्म अदर बीज इन द एरिया। एक बी किसी तरह से जो डंक मारा जाता है, उसका वो दूसरी बीज को भी एक्टिवेट करता है। फंक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फेरोमोन्स, सॉरी हार्मोन ट्रेलिंग फेरोमोन्स, इट इज रिलीज बाय फॉरेजिंग इंसेक्ट्स। यानी आप एक इंसेक्ट जो है दूसरे इंसेक्ट की तलाश में निकलता है या फूड की तलाश में निकलता है, तो ये फेरोमोन्स हैं वो हेल्प करते हैं कॉलोनी टू आइडेंटिफाई द लोकेशन एंड क्वांटिटी ऑफ फूड, कि खुराक कहाँ पे है, कितनी दूर है। ये ट्रेलिंग फेरोमोन्स हैं वो एक्टिवेट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आंट्स हैं वो एक खास पैटर्न में चल रही होती है, एक खास जैसे ट्रेन जो है वो एक पटरी के ऊपर चलती है, बिल्कुल एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो आर्ट्स मूव कर रही होती है। उन आर्ट्स की इस मूवमेंट को हम ट्रेलिंग मूवमेंट बोलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।